Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बेटा मोमेंट एरिया मेथड की थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया था। उसमें मैंने आपको दोनों थ्योरम बता दी थी, मोर की फर्स्ट थ्योरम और मोर की सेकंड थ्योरम। ठीक है, इस लेक्चर में जो हम करने वाले हैं इसमें मोमेंट एरिया मेथड के ऊपर हम बच्चे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अपने देखेंगे कि मेरे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन। और मैंने ये भी बताया था कि मोमेंट एरिया मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में अगर मैं कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो मेरा कौन सा है, दैट इज मोमेंट एरिया मेथड। 99% क्वेश्चन जो बनता है वो आपका किसी से बनेगा, मोमेंट एरिया मेथड से ही बनेगा। ठीक है, अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देखा है तो पहले वो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगर बच्चे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन एसएससी जेईई 2004 में ये सवाल आया था। 10 नंबर की बच्चे ये मेरी प्रॉब्लम थी। ठीक है, नाउ हाउ मच मार्क्स, 10 नंबर की मेरी ये प्रॉब्लम आई थी। 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आया था। कौन सी ईयर में आया था? 2004 के अंदर, 2004 में। ठीक है, पढ़ो, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है एक कैंटिलीवर 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर डीप। एक कैंटिलीवर दिया है, कैंटिलीवर बीम। एक्चुअली इस कैंटिलीवर बीम का, नाउ दिस इज द कैंटिलीवर बीम। इस कैंटिलीवर बीम की अगर बच्चे मैं बात करता हूं तो बोलता है कि एक कैंटिलीवर 20 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि 20 सेंटीमीटर वाइड दिया है एंड 25 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर डीप दिया है। एक कैंटिलीवर 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर डीप प्रोजेक्ट 2 मीटर आउट ऑफ ए वॉल। वॉल से 2 मीटर बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुआ है। एंड आगे बोलता है एंड इज कैरिंग ए पॉइंट लोड ऑफ 80 किलोन्यूटन। 80 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा है एट द फ्री एंड एज सोन इन फिगर बिलो। ठीक है, फिगर में यहाँ पे जैसे फ्री एंड पे 80 किलोन्यूटन का लोड लगा है। फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर एट द फ्री एंड। फ्री एंड पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। इसको मान लिया बच्चे मैंने ए पॉइंट, इसको मान लिया मैंने बी पॉइंट। ठीक है, यानी कि बच्चे आपको बी पॉइंट पे स्लोप भी निकालना है, यानी कि थीटा बी की वैल्यू निकालनी है, और इस पे आपको डिफ्लेक्शन भी निकालना है, डेल्टा बी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। हालांकि इस क्वेश्चन के आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है और स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आप। दोनों तरीके से करेंगे। एक तो डायरेक्ट मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, कैंटिलीवर के टिप पे अगर कोई पॉइंट लोड पी लगा है, लेंथ एल है, तो पी एल की वो पॉइंट 3i इज द डिफ्लेक्शन एंड पी एल स्क्वायर अपॉन 2a इज द स्लोप। ये सबको पता है। लेकिन हम यहाँ पे किसको करने वाले हैं? यहाँ पे हम करेंगे बच्चे किसकी हेल्प से? मोमेंट एरिया मेथड की हेल्प से। क्लियर है? मोमेंट एरिया मेथड क्या बोलता है? मोमेंट एरिया मेथड ये बोलता है कि जब किसी भी पर्टिकुलर बीम पे बच्चे लोड लगेगा तो बीम क्या करेगा? नो द बीम विल बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। बीम मेरा डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब नाउ ये मेरा क्या होगा? इस पॉइंट पे अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूं तो बी पॉइंट, जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए वहां पे इलास्टिक शेप पे आप क्या करो? टेंजेंट बीम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से जो भी एंगल बनाती है वही क्या होता है उस पॉइंट पे? स्लोप। नाउ दिस इज द स्लोप एंड नाउ दिस इज द डिफ्लेक्शन। ये बच्चे मेरा डिफ्लेक्शन होगा और डिफ्लेक्शन को क्या लिख लिया? नाउ दिस इज डेल्टा बी। क्लियर है? मोमेंट एरिया से करते हैं तो मोमेंट एरिया में मैंने आपको बताया हुआ है सबसे पहले कि सबसे पहला टास्क क्या होगा आपका? सबसे पहला टास्क बच्चे आपका ये होगा कि आपको m अपॉन EI डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या प्लॉट करना पड़ेगा? नाउ यू हैव टू प्लॉट द m अपॉन EI डायग्राम। क्लियर है? क्या ड्रॉ करोगे बच्चों? नाउ यू हैव टू ड्रॉ द मोमेंट एरिया, सॉरी m अपॉन EI डायग्राम। क्लियर है? नाउ यू हैव टू ड्रॉ द मोमेंट एरिया m अपॉन EI डायग्राम। क्लियर है? m अपॉन EI डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, नाउ m अपॉन EI डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले m अपॉन EI डायग्राम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सबको पता है भाई, कैंटिलीवर पे टिप पे अगर लोड लगा है P तो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है? मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बच्चे कहाँ पे होता है? नो द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज अकर एट द फ्री एंड, सॉरी फिक्स एंड पे। और कितनी वैल्यू होती है? P इंटू एल, जितनी लोड की वैल्यू है। नाउ दिस इज द वैल्यू। ये मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। नाउ दिस विल बी द नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ये क्या बन गया मेरा? नाउ दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। क्लियर है? कितना होगा? 80 इंटू 2 यानी कि 160।
तो वैल्यू कितनी होने वाली है बच्चे यहाँ से, दैट इज ऑफ 160 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज एट द फ्री एंड हाउ मच, दैट इज 160 किलोन्यूटन मीटर, ये आपकी वैल्यू होगी। ये BMD बन गया। चूंकि EI तो सेम है भाई, जब कुछ नहीं दिया तो यूनिफॉर्म मान लो, M/EI डायग्राम भी प्लॉट करोगे तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सेम वैल्यू होगी। Now this will be the M/EI diagram। ठीक है, ये मेरा M/EI डायग्राम, ये वैल्यू कितनी होगी, डेट इज ऑफ 160/EI, ये वैल्यू कितनी होगी, डेट इज ऑफ 160/EI। ठीक है, ये आपका क्या बन गया बच्चे, नाउ दिस इज अपॉन M/EI डायग्राम। ठीक है, दिस इज M/EI डायग्राम। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे कि आपने सर बेंडिंग मोमेंट से, M होता है बेंडिंग मोमेंट, हर एक सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, बस हर एक सेक्शन पे वैल्यू को EI से डिवाइड कर दो तो जो डायग्राम बनता है वो आपका M/EI डायग्राम हो जाता है। वो क्या बन जाता है, now that diagram is called the M/EI डायग्राम। क्लियर है। अब सबसे पहले स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप के लिए मोहर की फर्स्ट थ्योरम थी। स्लोप क्या बोलता था कि इलास्टिक कर्व पे दो पॉइंट के बीच का जो स्लोप का डिफरेंस होता है वो उन दोनों पॉइंट के बीच में M/EI डायग्राम के एरिया के बराबर होता है। मैंने क्या किया, मैंने अपने दो पॉइंट ले लिए, मैंने एक पॉइंट ले लिया B और दूसरा पॉइंट ले लिया बच्चे मैंने A। तो दोनों के बीच का स्लोप का डिफरेंस यानी कि θB माइनस θA, θB माइनस θA इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, दोनों पॉइंट के बीच में किसके बराबर होगा बच्चे, वो दोनों पॉइंट के बीच में M/EI डायग्राम का कितना एरिया है। नाउ एरिया ऑफ, नाउ दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ M/EI डायग्राम, एरिया ऑफ M/EI डायग्राम, एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन, area of M/EI diagram, area of M/EI diagram between point A and B, between point A and B, पॉइंट A और B के बीच में M/EI डायग्राम का कितना एरिया है। क्लियर, पॉइंट A और B के बीच में M/EI डायग्राम का कितना एरिया, चूंकि A एंड मेरा फिक्स है, जब फिक्स है तो बेटा मुझे पता है कि स्लोप कितना होता है फिक्स एंड पे 0, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू ऑफ θB, नाउ इट इज इक्वल टू एरिया, ट्रायंगुलर शेप है, एरिया तो भाई पूरा कवर कर जाएगा ना, नाउ दिस मच इज द एरिया। एरिया दोनों पॉइंट के बीच का एरिया की मैं बात करूं तो ये मेरा यहाँ पे क्या था, ये मेरा बच्चे B पॉइंट था और ये मेरा A पॉइंट था, इन दोनों के बीच का एरिया कितना, ट्रायंगुलर शेप का होगा कितना, हाफ ऑफ ये लेंथ कितनी थी, नाउ लेंथ इज ऑफ 2 मीटर, ये वैल्यू कितनी थी, दैट इज 160/EI, नाउ हाफ ऑफ 160/EI मल्टीप्लाई में वैल्यू कितनी थी 2, मल्टीप्लाई में वैल्यू कितनी थी बच्चे 2। क्लियर है, नाउ 2 से मेरा 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ, नाउ स्लोप θB इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 160/EI, दैट इज 160/EI। लेकिन एक बात सोचने वाली है बच्चे, सोचने वाली क्या बात है कि उसने E की वैल्यू दी है और उसकी डायमेंशन भी दे रखे। जब डायमेंशन दे रखे तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं और E से मैं E की वैल्यू तो मेरे को यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी वैल्यूज। ठीक है, सुनो अभी इधर, नाउ अगर मैं स्लोप की बात करूंगा, मैं θB की बात करूंगा यहाँ पे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द θB वैल्यू, नाउ 160 की अगर मैं बात करता हूं, देखो ये क्या था मेरा, नाउ दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, 160 एक्चुअली में लोड था आपका, और लोड किस में दिया बच्चे, किलो न्यूटन में। ठीक है, लोड आपका किस में था, किलो न्यूटन, हाफ की कोई यूनिट नहीं थी, नीचे यूनिट EI सेम है ऐसे ही, EI तो अभी ऐसा कैसा ही है ना। 160 जो आई थी वैल्यू, वो 160 कैसे थी, एक्चुअली 80 किलो न्यूटन का लोड था और 2 मीटर डिस्टेंस थी, यानी कि 80 किलो न्यूटन का लोड था और 2 मीटर, यानी कि ये वैल्यू किलो न्यूटन मीटर थी। जो 160 है ये बेंडिंग मोमेंट ही तो था, इतने किलो न्यूटन मीटर, यही था ना। 160 जो दिया था एक्चुअली में वो किलो न्यूटन मीटर था। फिर 2 मीटर भी क्या था बच्चे, ये 2 मीटर भी मेरा मीटर था। ये 160/EI किलो न्यूटन मीटर नहीं था, केवल 160 की यूनिट किलो न्यूटन मीटर थी, लोड किलो न्यूटन में था, 80 और डिस्टेंस 2 मीटर मीटर में थी।
तो 160 है केवल किलो न्यूटन मीटर, ना कि 160 अपॉन EI। अब यूनिट का कन्वर्जन तो भाई करना पड़ेगा, तो यानी कि ये जो आया था, ये ऊपर वाली यूनिट जो थी बच्चे मेरी, अगर मैं ऊपर वाली यूनिट की बात करता हूं तो नाउ 160 किलो न्यूटन मीटर, 160 किलो न्यूटन मीटर इंटू एक और मीटर डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू दी है 210 गैगा पास्कल। गैगा पास्कल को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो बन गया मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर मल्टीप्लाई आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर सीजी के अबाउट कितना होता है BD के अपॉन 12 सेंटीमीटर में, यानी कि 20 इंटू 25 का क्यूब, यानी कि 20 इंटू 25 का क्यूब, यानी कि BD क्यूब डिवाइडेड बाय कितना 12। ये मेरा किस में आएगी यूनिट, नाउ दिस यूनिट कमिंग आउट टू बी इन सेंटीमीटर की पावर 4। ये यूनिट किस में आएगी, सेंटीमीटर की पावर 4। क्लियर है। चलो यूनिट का कन्वर्जन करते हैं भाई। किलो न्यूटन को ना मैंने न्यूटन में कर लिया, तो 10 की पावर 3 न्यूटन। चलो न्यूटन को मीटर है, तो 10 की पावर 3 mm। फिर अगला न्यूटन है, उसको भी 10 की पावर 3 mm। ठीक है, कर लिया उसको कन्वर्जन। नाउ देखो इधर नीचे, सेंटीमीटर की पावर 4 को मैंने क्या किया, 10 की पावर 4 mm की पावर 4 बन गया। 10 की पावर 4 इंटू mm की पावर 4 बन गया बच्चे, 10 की पावर 4 इंटू mm की पावर 4। क्लियर है, अरे क्लियर है। अब इधर सुनो, देखो यूनिट कैंसिल करो, mm स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, कितनी पावर बची 2, 1 mm ये, 1 mm ये भी कैंसिल हो गया। इस न्यूटन से बचे ये भी मेरा न्यूटन कैंसिल हो गया, हो गई यूनिट बैलेंस। अब देखो इधर मैं फाइनली अगर थीटा भी लिखता हूं, तो नाउ थीटा भी इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 160 इंटू 10 की पावर कितनी है 3, 6 और 9, तो ये कितना आ जाएगा नाउ सिंपली 10 की पावर 9। नाउ डिवाइडेड बाय ये कितना था बच्चे, नाउ 210 इंटू 10 की पावर 3, 210 इंटू 10 की पावर 3, आगे कितना बनेगा नाउ 20 इंटू 25, 20 इंटू 25 BD क्यूब डिवाइडेड बाय कितना होगा, नाउ इट इज 12 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, यही आएगी वैल्यू। इसको सॉल्व करो यहाँ पे। नाउ सॉल्व दिस यूनिट। ठीक है, ये हुआ 4, 3, 7, ये कितनी बची यूनिट, दैट इज 2। इसको सॉल्व करो। नाउ ये जो वैल्यू आ रही है बच्चे, नाउ 2 पॉइंट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ स्लोप। यस, जो यहाँ से स्लोप कैलकुलेट होके आ रहा है थीटा बी, नाउ स्लोप की जो वैल्यू आ रही है थीटा बी, इट इज कमिंग आउट टू बी दैट इज ऑफ 2.925 इंटू 10 की पावर -3, 2.925 इंटू 10 की पावर -3। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप। किसकी वैल्यू आ रही है बच्चे, ये स्लोप की वैल्यू आ रही है। यूनिट किस में होती है जनरली, रेडियन में। स्लोप की यूनिट क्या होती है, दैट इज रेडियन। ठीक है, अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर उसने इतना इजी क्वेश्चन पूछा क्यों। बेटा क्वेश्चन इजी नहीं था, उसने फाइनली EI की वैल्यू देके E की वैल्यू दी, फिगर देके I निकाल सकते थे। एक्चुअली वो आपसे इस क्वेश्चन में यूनिट का कन्वर्जन देखना चाह रहा है कि आपको यूनिट का कन्वर्जन आता है कि नहीं आता है। अगर बच्चे मेरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, जस्ट ए मिनट, अगर ये आपका सिंपली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता, तो इस क्वेश्चन में क्या होता, इसमें केवल आपका जो स्लोप का आंसर है वो केवल यहाँ तक पूछा जाता, थीटा बी तक, यानी कि 160 अपॉन EI तक। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन आपसे पुटअप नहीं होता। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। अगर इसको आप डायरेक्ट भी सोल्व करते, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, अगर आप इसको बच्चे स्टैंडर्ड रिजल्ट से सॉल्व करते, नाउ फ्रॉम द स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, इफ यू सॉल्व दिस फ्रॉम स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से स्लोप कितना होता है, स्लोप एट द फ्री एंड कितना होता है, नाउ PL स्क्वायर अपॉन 2EI, यही होता है, अरे यही होता है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट से तो यही वैल्यू होती है ना, PL स्क्वायर अपॉन 2EI। नाउ थीटा, लोड कितना था 80 किलो न्यूटन, ठीक है, नाउ L कितना है 2, यानी कि 2 के स्क्वायर इंटू 2 इंटू EI, 2 इंटू EI। क्लियर है। इसको फर्दर अगर बच्चे सॉल्व करोगे तो इस 2 से ये कैंसिल हुआ, तो नाउ स्लोप जो होगा मेरा दैट इज थीटा बी, इट इज कमिंग आउट टू बी 18 to 2 दैट इज ऑफ 160 डिवाइडेड बाय दैट इज ऑफ EI। नाउ 160 डिवाइडेड बाय EI, नाउ दिस विल बी द आंसर। ये बच्चे मेरा क्या हो जाएगा, नाउ दिस विल बी द स्लोप। स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाउ स्लोप विल बी कमिंग आउट टू बी हाउ मच, स्लोप हो जाएगा दैट इज 160 अपॉन EI। ये मेरा स्लोप हो जाएगा, ठीक है, ये मेरी स्लोप की वैल्यू हो जाएगी कितनी, दैट इज 160 अपॉन EI।
क्लियर हुआ सभी को? यही तो आ रहा था मेरा 160/i। ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि आप स्टैंडर्ड रिजल्ट से नहीं कर सकते थे, लेकिन मुझे एप्लीकेशन समझाना था तो मैंने आपको बता दिया। मेन क्या है इसमें? मेन है बेटा ये यूनिट का कन्वर्जन, ठीक है? यहीं पे बच्चा गलत करेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है? समझ में आया? स्लोप निकाल लिया। अब नेक्स्ट डिफ्लेक्शन भी निकालना है इसमें। नेक्स्ट बच्चे इसमें डिफ्लेक्शन भी निकालना है। तो सुनो, डिफ्लेक्शन के लिए मैंने दूसरी थ्योरम बताई थी आपको। कौन सी थ्योरम बताई थी? मैंने ये बताया था कि डिफ्लेक्शन जो होता है इसमें किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है, मोमेंट एरिया मेथड। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया बच्चे बी, दूसरा पॉइंट ले लिया, यानी कि मैं डिफ्लेक्शन जो कैलकुलेट कर रहा हूं बी पॉइंट पे, वो विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए कर रहा हूं, ठीक है? अब सुने इधर, अगर मैं बच्चे ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो तो सीधी जाएगी कुछ इस तरह। तो मैंने बताया था टेंजेंट और फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप के बीच की जो डिस्टेंस होती, ये टेंजेंट और ये फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है मेरी? डेल्टा बी बाई ए। और यही तो डिफ्लेक्शन है बेटा एक्चुअली, यानी कि डेल्टा बी बाई ए यहाँ पे किसके बराबर हो गया? डेल्टा बी के बराबर हो गया। डेल्टा बी बाई ए किसके बराबर हो गया? यहाँ पे डेल्टा बी के बराबर हो गया। और यही तो कैलकुलेट करना था मेरे को, यही तो मेरे को कैलकुलेट करना था। अब नाउ किसके बराबर होगा वो डेल्टा बी बाई ए? इस एम अपॉन दोनों पॉइंट के बीच में जो एम अपॉन ए डायग्राम का एरिया है, एरिया मैंने मान लिया कि जो बच्चे मेरा एरिया लग रहा है, नाउ एरिया इज एक्टिंग एट द सीजी, एरिया मेरा यहाँ पे सीजी पे लगा हुआ है। नाउ दिस इज एक्टिंग एट द सीजी, ये मेरा एरिया हो गया, ठीक है? नाउ दिस इज द एरिया, ये मेरी डिस्टेंस हो गई। नाउ दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? दैट इज ऑफ एक्स बार, यानी कि एरिया इंटू एक्स बार। ये मेरी डिस्टेंस होगी एरिया इंटू एक्स बार। चलो अब सुनो इधर, now deflection, now के delta b by a, now delta b by a is equal to of delta b is equal to किसके बराबर होगा? that is area into that is x bar। area किसके बराबर होगा? area is how much? area कितना है? that is half of 160 upon ei, that is of 160 upon ei into distance कितनी थी बच्चे? 2 मीटर। ट्रायंगुलर शेप है ना, ये एरिया हो गया, इनटू डिस्टेंस की बात करते हैं, सुनो इधर, सुनो बच्चों, इधर देखो सभी लोग। अब एरिया, ये डिस्टेंस बताओ एक्स बार। भाई ट्रायंगुलर शेप है, सीजी यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है? नाउ दिस डिस्टेंस इज ऑफ 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 4/3। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे? मोमेंट लेना है ना, किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है? बी पॉइंट के अबाउट। क्यों लेना है? क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए था। तो डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे? 4/3। Now distance is coming out to be how much? That is of 4/3, that is of 4/3। ये मेरे हमारे डिस्टेंस आ गए, क्लियर है? Now 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया, 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया। Now it is coming out to be how much? That is of 160 upon ei, 160 upon ei into 4/3 into 4/3। क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन देखते हैं। 160 की यूनिट क्या थी बच्चे? 160 की यूनिट थी किलो न्यूटन मीटर। नाउ डिस्टेंस थी कितनी? मीटर। ये भी कितना था? मीटर। ऐसे ही था ना, ये 160 की यूनिट किलो न्यूटन मीटर थी। तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ भाई, किलो न्यूटन को ना मैंने न्यूटन में चेंज कर लिया। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किया तो 10⁻³ न्यूटन। इस वाले मीटर को mm में चेंज किया 10⁻³ इंटू mm। फिर दूसरे वाले को mm में चेंज किया तो 10⁻³ इंटू mm। फिर तीसरे वाले को चेंज किया तो मल्टीप्लाई में 10⁻³ mm इंटू 10⁻³ mm। क्लियर है? नाउ डिवाइडेड बाई EI की अगर मैं बात करता हूं तो EI की जो यूनिट्स है जनरली, EI की जगह इसको इसकी जगह यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। EI की जगह बच्चे क्या आएगा? E की वैल्यू है 210 गीगापास्कल को मेगापास्कल में चेंज कर लिया। मेगापास्कल क्या होता है? न्यूटन पर mm² इंटू I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? BD³/12। नाउ B इंटू डी का क्यूब, यानी कि 20 इतने डिवाइडेड बाई 12, इतना सेंटीमीटर की पावर 4, इतने सेंटीमीटर की पावर 4 हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 4 को चेंज करना है मेरे को, तो इसको कर लिया 10 की पावर 4 mm की पावर 4। नाउ 10 की पावर 4 mm की पावर 4, नाउ 10 की पावर 4 mm की पावर 4 हो गया। ठीक है, न्यूटन से मेरा न्यूटन कैंसिल हो गया, mm² से ये मेरा कैंसिल हुआ, 2 पावर बचा। अब सुनो इधर, 1 mm दूसरा mm, इससे ये भी कैंसिल हुआ, खाली क्या बची? यूनिट mm बच गई। ठीक है, कितना होगा ना आंसर? एक 160 तो बच्चे ये बचा था,
इंटू 4/3, एक और बचा था, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4, यानी कि 3 6 9 12, यानी कि 10 की पावर कितना है 12, 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाई नीचे कौन सा 210 इंटू 10 की पावर कितना बचे 10 की पावर 3 इंटू में क्या बचा 20 इंटू 20 इंटू 25 का क्यूब, 20 इंटू 25 का क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हुआ वैल्यू डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई, ये डिस्टेंस कितना है नाउ, डिस्टेंस कितनी है नाउ 10 की पावर 4, नाउ 10 की पावर 4 वैल्यू, नाउ 10 की पावर 4 वैल्यू आ गई, क्लियर, नाउ 10 की पावर 4 हो गई, 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 7 ये पावर बचा, डेट इज 7 और 5 12, ठीक है 7 और 5 12, इसको सॉल्व करो नाउ 20 इंटू 25 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई में 210, नाउ ऑफ 160 मल्टीप्लाई में 4/3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5 डिवाइड बाय आंसर। नाउ यहाँ से जो बच्चे डिफ्लेक्शन आ रहा है मेरा, जो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू आ रही है डेट इज ऑफ 3.9। नाउ डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट पे जो मेरा डिफ्लेक्शन आ रहा है डेट इज ऑफ 3.9। नाउ द डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 3.9 इतने mm, दैट इज 3.9 mm, ये मेरे डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ रही है, क्लियर है। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी करते, इफ यू कैलकुलेट दिस बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, अगर आप बच्चे इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी करते तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से कितनी होती है डिफ्लेक्शन की वैल्यू एट द फ्री एंड, कैंटिलीवर क्या पता है आपको कितनी वैल्यू होती है, दैट इज PL3/3A, यही वैल्यू होती है ना। नाउ PL3/3A, लोड कितना हुआ 80 किलोन्यूटन, मल्टीप्लाई L कितना है 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना बचे दैट इज ऑफ 3 है। यहाँ से अगर इसको बच्चे फर्दर आप सॉल्व करते, नाउ सॉल्व करने के बाद ये कितना आता 80 मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाय 3i, यानी कि ये बच्चे कितना होता दैट इज ऑफ 640 डिवाइडेड बाय 3i, 640 डिवाइडेड बाय 3i। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती वो मेरी कितनी होता थी दैट इज 640 डिवाइडेड बाय 3i। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। बाकी आप वैल्यू पुट करके आंसर तो निकाल ही सकते थे यहाँ पे, क्लियर है। देखो क्वेश्चन बच्चे आसान था, लेकिन बस यूनिट के कन्वर्जन में आप थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती थी आपके साथ यहाँ पे कि यूनिट का कन्वर्जन इतना भी इजी नहीं था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में हमें करना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन भी था, होप सो आपसे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर भी हुए होंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इसको नोट कर लो यहाँ पे, ये क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करना है आपको, आप इस पोर्शन को नोट करो, यू हैव टू नोट डाउन दिस। उसके बाद ये वाला पोर्शन बच्चे आप नोट कर लीजिएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस स्लोप वाला पोर्शन सारा डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉरी डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन द डिफ्लेक्शन, आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन द डिफ्लेक्शन, ये मैंने कैसे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया वो भी आपको नोट करना है। एंड देन दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। एक दूसरी बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा बच्चे, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। और भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, अपडेट आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। बाकी जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन करने हैं रेगुलरली, एग्जाम का अभी कुछ ना कुछ दिनों में आपको देखना 10, 15, 20 दिन के अंदर एसएससी कुछ ना कुछ जरूर नोटिस निकालेगा, कुछ ना कुछ मेंशन जरूर करेगा चीजें। ऐसा नहीं है कि वो डेट देगा तभी आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है, पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, क्योंकि तैयारी खासकर डिप्लोमा वाले बच्चे या ऐसा बच्चा जिसको मेंस के अंदर दिक्कत होती है वो एंड टाइम पे तैयारी बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और खासकर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके बाद बड़े अच्छे सब्जेक्ट और शुरू करेंगे हम, स्टील शुरू करेंगे एंड सॉइल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।